हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो करते हैं, आप अपना मार्क्स जरूर बताना। देखिए, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है और जैसे ही हम संगम कविताओं के बारे में सुनते हैं तो तुरंत हमारे मन में 3 नाम तो जरूर होता है, चोल, चेर, पांड्या। तो ये तो चलो आंसर है, बट यहाँ पर देख सकते हो आपकी तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। तो इसमें से आपको बताना है कि उन 3 मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व कौन सा कर रहा है ऑप्शंस में। तो वो है हमारा चोल, चेर, पांड्या, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। एंड आपका एग्जाम है 21 जनवरी को, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के समय में आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है, इवन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि हर दिन क्लास आए। तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, बट आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। चोलचेर पांड्या। 92 देखिए, और दोनों दिखाने की कोशिश कर रही हूं। निम्न कथनों में से कौन सा उपनिषद के बारे में सही है? तो उपनिषद के बारे में आपको पता ही है, उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना। दूसरा सही है, बाकी गलत वाली चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2। 93, और ये आपको क्रम में लगाना है, सही वंशानुक्रम, मतलब एक करेक्ट क्रोनोलॉजी में आपको इसको सेटल करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि तुर्क, मैंने आपको इस तरीके से भी याद कराया था। तुर्क के बाद से खिलजी का के हम ले सकते हैं, तुगलक का टी हम ले सकते हैं, सैयद का एस ले सकते हैं, लोधी का एल। तो मैंने आपको बोला था कि टी के टी एस एल याद कर लो, क्योंकि कई बार पूछता है। और तुर्क सबसे पहले आएगा, ये भी ध्यान में रखना। तो टी के टी, इसे हमको टीटी से भी याद हम रख सकते हैं, क्योंकि टीटी के बीच में एक ब्लैंक हो सकता है के। तो तुर्क हो गया, आपका खिलजी हो गया, आपका तुगलक हो गया, आपका सैयद हो गया, आपका लोधी हो गया। तो ये आप इस तरीके से याद करेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है ना कोई आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हो। तो पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 94 देखिए, 94 में आपको सही मिलान करना है, और ये आपका इधर सूची ए है, सूची बी है। पूछ रहा है कि कौन से डांस का किस राज्य के हैं। तो आपको पता ही होगा कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है, और कुचिपुड़ी का आपका आंध्र प्रदेश का है, और यक्षगान आपका कर्नाटक का है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो हम भरतनाट्यम और इन दोनों से एलिमिनेट भी करके देख सकते हो। पहले का बी और दूसरे का सी, पहले का बी इसमें है आपका दूसरा। तो ये तो एक आसान सा और फेमस क्वेश्चन है। 95 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? गलत वाले पे ध्यान देना। सबसे पहले तो हमको सही चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम नहीं वाला फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है, ये नीचे वाले ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया था, ये उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन वाला। ठीक है। तो 95 में क्या हो सकता है? तो ये संत जो है सभी जातियों के थे, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। जी हाँ, बौद्ध और जंत के कटु आलोचक थे, और वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये भी बात सही है। वे संगीत का विरोध करते थे, जी नहीं, समर्थन करते थे। तो गलत लिखा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। 96 देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार, मतलब क्रोनोलॉजी में फिर से आपको लगाना है। जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर किया था ना, करेक्ट जो है क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है, कॉज ऑफ कि किस तरीके से मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ था, पतन हुआ था। समझ गए आप? तो चलिए क्रोनोलॉजी में बताइएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, ये एक रीजन था। सबसे पहले ये आएगा सी। तो जहां नहीं है हम काट देते हैं, बस ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद से आपका दूसरा था प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन। देन आपका था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, और लास्ट में आपका था ईरानी और तुरानी मूल के विजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता। तो हिस्ट्री का प्योर क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर 3। ये एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है, और अगर आपको कंटेंट पूरा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, चैनल पे ही। ठीक है। चलिए, हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 97 में बताया गया है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, और ये हमने पढ़ा भी था।
ठीक है, तो ये तो सही है। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। मिल गई थी, ये नहीं कहां से आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ए सही है, बी गलत है, पहला। 98 देखिए, दो कथन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है, सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया था। जी हाँ, और झूठा बस बोल दिया गया था कि हम शासन करना चाहते हैं, अच्छे से शासन नहीं चल रहा है, तो ये बात तो एकदम सही है। सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये भी बात सही है, तो ये तो दोनों ही सही है। हम जाएंगे तीसरे के साथ। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज उसे कॉपी में जरूर नोट करें। ये देखो, स्त्री पुरुष तुलना, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पर एकदम से बोला था कि ये प्लीज नोट कर लेना। हर बार पूछता है स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है, तो आप बता सकते हो ताराबाई शिंदे, ठीक है। मैंने वहां पर आपको बोला था, दूसरा इसका राइट आंसर होगा 99 का। हम आगे 100 नंबर पे। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी, बताइए। तो वो थी रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। इन्होंने ही तो लिखा है सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी, रुकैया शेखावत हुसैन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों लाइन से ही हम लोग पढ़ रहे थे ना, ताराबाई शिंदे और रुकैया के बारे में, तो पहला हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिया। 101 देखिए, एक 101 में लिखा हुआ है कि मॉरिशस और त्रिनाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था, क्योंकि, बताइए। क्योंकि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की एंड वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो ए एंड डी होगा। बाकी ये एक रीजन नहीं है कि पर्याप्त कद काठी और कौशल था और गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली, केवल आपका ए एंड डी, दूसरा। तो 101 का आपका हो गया दूसरा। अब हम आते हैं 102 पे। देखिए 102, स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करें। एक तो आपको पता ही है कि स्वदेशी व्यापारिक संगठन था ही, राष्ट्रीय शिक्षा भी था, इन्हीं को तो प्रोत्साहित किया गया था। एंड इसमें से और कौन सा हो सकता है, भारतीय भाषा का उपयोग, कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने भारतीय भाषा का उपयोग करें। पहला, दूसरा, तीसरा। स्वदेशी पुलिस, इसको ऐसे विचारों को प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं हुई थी, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, तो 102 का भी हो गया हमारा तीसरा। अब हम आ जाते हैं 103 पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोगों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। ये एकदम फैक्ट क्वेश्चन है। एंड दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यही तो कहा ना कि ठीक है, हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे। बात एकदम सही है और व्याख्या भी एकदम सही है, तो हम 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आपका 103 का 4 हो गया। अब हम जाते हैं 104। 104 देखिए, निम्न में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। तो देखो, इंडोनेशिया, आपका मिस्र हो गया, घाना हो गया, ये क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, इंग्लैंड नहीं। तो प्लीज इसको नोट कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो फिर आप यही सोचते रह जाओगे कि क्या तुक्का लगाएं, क्योंकि यहाँ तुक्का काम नहीं आएगा। ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का मार के आगे जाओ, फिर गलत भी हो सकता है। तो इंडोनेशिया, मिस्र एंड घाना गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, ABC। तो हमारा पहला हो जाएगा। 104 भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं 105 पे। एंड 105 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो निम्न युग्मों पर विचार करो और इसमें से बताओ कौन सही सुमेलित है। आपको पता है कि मंगल आपका आंतरिक ग्रह होता है और पृथ्वी आकार में जो है 5वां बड़ा ग्रह है।
ये है। शुक्र आपका बौना ग्रह नहीं है और ना ही बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है। आप मुझे बताओ सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, आपको यहां से आंसर भी मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट ही सही है। एक तो आपको पता ही है कि मंगल आपका आंतरिक ग्रह है और पृथ्वी जो है आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। इन दोनों का मिलान सही है। तो हम जाएंगे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 4 के साथ। ठीक है, 106। विश्वत वृत्त निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? बोलिविया, बोत्सवाना, ब्राजील, बांग्लादेश। तो वो होगा हमारा राइट आंसर ब्राजील। ब्राजील से जो है विश्वत वृत्त निम्न देश से, मतलब इसी से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, द इक्वेटर आपको पता है ना, गोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सो दैट्स इट, ब्राजील। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अब हम आते हैं 107 पे। तो 107 में आप देख लो, लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा लैटिट्यूड के बारे में सही है। तो आपको पता है कि इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, ठीक है ना, विच डिवाइड ग्लोब। देखो ये रहा, हमने ये ऐसे अर्थ बना लिया, बीच में हमारा ये इक्वेटर है। और आपको पता है ना, लैटिट्यूड हम इसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, लैटिट्यूड ही तो डिवाइड कर रहा है, ये बीच में लैटिट्यूड ही तो डिवाइड कर रहा है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक हमारा आधा इधर आधा इधर। ठीक है, लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड थोड़ी ना कर रहा है, ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है। तो पहला तो हमारा एकदम सही हो गया। फिर लैटिट्यूड इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल टाइम ऑफ प्लेस। नहीं, वो लैटिट्यूड नहीं होता, वो लॉन्गिट्यूड होता है। ये जो है ना लॉन्गिट्यूड, ये आपका डिसाइड करेगा, ना कि लैटिट्यूड। तो बी गलत है, ए सही है। तो हम जाएंगे पहले के साथ, 107 का हो जाएगा पहला। हिंदी में भी देख लीजिए, यहां पर लिखा है कि जो इक्वेटर है वह विश्वत वृत्त वह अक्षांश रेखा है, मतलब कि ये जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जी हाँ, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्षांशों की नहीं होती है, वो आपकी लॉन्गिट्यूड की होती है, देशांतर की होती है। ए सही है, बी गलत है। तो हम पहले के साथ जाएंगे। और ये रहा क्वेश्चन जो कि हर बार आता ही है और आसान भी, आप खुद इसको कर लेंगे। तो आप 108 में देखिए, यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं और तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा? तो वो होगा हमारा 8 PM। ठीक है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं 109 पे। 109 देखिए, नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाते टेबल पर विचार करें। यह आपका सदाबहार वन, पर्णपाती वन और यहां पर दिया गया है। सही मिलान का आपको चयन करना है। तो देखो सही मिलान का कैसे चयन करोगे? सदाबहार वन क्या होता है? हमारा दोनों ही होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एंड शीतोष्ण क्षेत्र होता है। और मतलब आपका ए का पहला और दूसरा हो जाएगा। और अगर हम पर्णपाती वन की बात करें तो वो हमारा, ये भी दोनों ही होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एंड शीतोष्ण क्षेत्र। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? ये वाला तो सिंगल वाला तो खत्म हो जाएगा, इसमें भी सिंगल है, ये भी गया, इसमें भी है। तो आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का पहला दूसरा एंड बी का पहला दूसरा। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लो क्या पूछ रहा है। देखो इसमें आपको केवल बताना है ना कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन। ये आपका नेचुरल वेजिटेशन है और ये आपका रीजन है। तो ये पूछ रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है किस टाइप के रीजन में है होते हैं, डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप के रीजन में होते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल में भी होता है, टेम्परेट में भी होता है। सेम उसी तरह डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपका ट्रॉपिकल में भी होगा एंड टेम्परेट में भी होगा। सिंपल, यही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो फिर हम इसी के साथ तो जाएंगे जिसमें दोनों ही ऑप्शंस हो। ठीक है, 110 में देखिए, मृदा से संबंधित कथन के बारे में आपको विचार करना है, सही चीजें बतानी है। अपक्षयी चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच अवस्थित होता है। जी हाँ, ये सही है। किसी क्षेत्र की जलवायु दशा वहां के मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जी नहीं, ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। तीसरा, इसकी इंग्लिश भी दिखा देती हूं, आप देख लो।
कि जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है लाइज बिटवीन पेरेंट रॉक एंड सबसॉइल, इसके बीच में होता है। क्लाइमेट कंडीशन बोल रहा है कि ये डिटरमाइन करता है सॉइल की थिकनेस को। क्लाइमेट कंडीशन थोड़ी ना डिसाइड कर सकता है, तो केवल आपका स्टेटमेंट ए सही है, बी गलत है। 111 देखो, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिवाइडिंग मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बताइए क्या है इसमें। आपका पूछ रहा है मेन क्राइटेरिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नहीं है, ना ही कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड है, ना ही टाइड्स एंड करंट है। ये हमारा टेम्परेचर हो सकता है, हमारा रेनफॉल है, हमारा वेजिटेशन है, ठीक है ना। तो ये मेन क्राइटेरिया है जो कि नेचुरल रीजन्स को, मतलब जो वर्ल्ड में, उसको डिवाइड करने का, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। तो हम जाएंगे थर्ड के साथ, ठीक है। तापमान, वर्षण एवं वनस्पति जो है ये प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में मुख्य मानक है। तीसरा 112, निम्न कथनों पर विचार करो तथा वायुमंडल की परत की पहचान करो। वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, लिख के ले लो। और ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हमने कल किया था, कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और ये एक ऐसा लेयर है जिसमें आयन मंडल भी इसी का एक भाग है। और मैंने आपको बताया था कि वो होगा आपका थर्मोस्फीयर, जिसे हम बोलेंगे बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4। अब हम आ जाते हैं 113 पे। 113 देखिए, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ, उच्च दाब जो है संबंधित है किसके, क्लियर एंड सनी स्काइज से, बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि आपका क्लाउडी स्काइज होना चाहिए, वेट वेदर होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, बहुत ज्यादा तूफान हो, स्टॉर्म्स हो, नहीं। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज, स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से। तीसरा 114 देखिए, ये तो आपका मैप से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। किन राज्यों का तट अरब सागर पे है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक रफ फिगर बना के दिखाती हूँ। ये मान लो हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इस साइड में हमारा अरब सागर होता है, आपको पता है, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो हम ए बी से याद करते हैं। अब यहां पर आप मुझे बताओ, आपको तो पहले पता होना चाहिए कि इस मैप में कौन सा राज्य किस साइड में है। उड़ीसा तो आपका यहां पे आ गया है ना, उड़ीसा तो आपका यहां पे आ गया, और आंध्र प्रदेश तो आपका इस साइड में है। मैं लिखती भी जाती हूँ, एक मिनट। ये आंध्र प्रदेश तो इस साइड में है, तो बे ऑफ बंगाल में आ गया, तो ये खत्म। तमिलनाडु आपका यहां पे है, आपको पता ही है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी खत्म। केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु तो पहले मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये तो बेस इस साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक आपको पता है महाराष्ट्र के नीचे है, यहाँ पे कर्नाटक ऐसे, और यहाँ पे आपका है केरल, तो ये दोनों आपके अरब सागर में आते हैं। तो इस तरीके से आपको मैप पता होना चाहिए। तो हमारा 4 ऑप्शन विल बी राइट, कर्नाटक एंड केरल, ठीक है। चलिए 114 का भी हो गया हमारा 4। अब हम आते हैं 115 पे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं। जी हाँ, मतलब इसके कंपेयर में जो ये वन भूमिगत जो है वो जल को पुनः प्राप्त करते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, ये भी बात सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। 116, देखिए 116 में पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर समाज विज्ञान पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने हेतु उन्हें निम्न में से कौन से उप संप्रत्यय पर चर्चा करने की जरूरत है। जनसंख्या घनत्व, आयु वर्ग, युवा आश्रित लोग, वृद्ध आश्रित लोग, या फिर जन्म दर, बताइए। इंग्लिश भी आप एक बार देख सकते हैं। 116, और टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस, मतलब वो पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ाना चाहती है, तो इसमें से किस कॉन्सेप्ट को हमको डिस्कस करना चाहिए पॉपुलेशन पिरामिड से रिलेटेड। तो क्या हमको डेंसिटी से रिलेटेड, या फिर एज ग्रुप, किस चीज के बारे में पहले माइंड में रखो, क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहती है पॉपुलेशन पिरामिड। तो डेंसिटी की बात तो होगी ही नहीं, हम एज ग्रुप देखेंगे, हम ये देखेंगे कितने यंग डिपेंडेंट्स हैं, कितने ओल्ड डिपेंडेंट्स हैं, हम बर्थ रेट देखेंगे, ठीक है, ना कि हमको डेंसिटी से मतलब है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है, BCD। 116 का आपका दूसरा।
ये हो जाएगा। आयु वर्ग कितने डिपेंडेंट है और बर्थ रेट क्या है। 117 देखिए, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है क्योंकि यह इंटरक्रॉपिंग इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सॉइल प्रैक्टिस बिकॉज इट, बताइए। क्योंकि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना रेन वॉश से, नहीं तो पूरा सब कुछ दह के बह के चला जाएगा। वर्षा दोहन से सुरक्षित रखती है ये इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाने से। इससे क्या होगा कि जब बारिश होगी तो वो बारिश का पानी बहा के लेके नहीं चला जाएगा। तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसलिए नहीं कि किसान साल भर कमाएं और उनकी आय दोगुनी हो जाए, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, ये कोई रीजन नहीं है। इंटरक्रॉपिंग होता है वर्षा दोहन से सुरक्षा रखने के लिए, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन वॉश। तीसरा 118 देखिए, निम्न में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल, आपको पता ही है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है और ये आया भी था, चीना वाला, और मैंने आपको लॉ से ही बता दिया था कि आप क्या याद रख सकते हो, मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। तो केरल में आया था लॉ, तो मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था कि जो चीना वाला एक तरीके का जाल होता है जो कि केरल में यूज किया जाता है मछली पकड़ने के लिए। आप ये क्वेश्चन सोचते रह जाएंगे, एग्जाम में आएगा तो, और ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। दूसरा 119, चलिए, निम्न में से कौन सी स्थिति एक सामाजिक पूर्वाग्रह, मतलब आपको पता है प्रीजुडाइस, हम लोगों ने कितनी बार कर लिया है सामाजिक पूर्वाग्रह, उसको चुनौती देता प्रतीत होता है, मतलब चैलेंज कर रहा है, एकदम अलग हटके कुछ काम हो रहा होगा। तो वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, वह अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है। ये एक तरीके से चुनौती दिया जा रहा है। किसी कक्षा में बच्चे अपना भोजन ऐसे सहपाठी के साथ साझा करने से बचते हैं जो कि कच्ची बस्ती में रहता है, तो ये तो उसको बढ़ावा दे रहा है। ये कोई चैलेंज थोड़ी ना कर रहा है कि तुम गरीब हो हम अमीर हैं, हम गरीबों के साथ बैठ के नहीं खाएंगे। ये कौन सा रीजन है। एक प्राथमिक विद्यालय में लड़के लड़कियों को केवल, अब केवल आ गया भाई तो गलत तो होगा ही, केवल विद्यालय के भीतर खेलने जाने का प्रावधान है। केवल नहीं, हर जगह, मतलब केवल आप क्लास विद्यालय में थोड़ी ना खेल सकते हो, बाहर भी खेल सकते हो। इवन जो ये कंपटीशन होता है अलग अलग स्कूल से, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये केवल लगा के इसने गलत कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बच्चे अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है क्योंकि उसका रंग सांवला है। होता है फेयर, काला, गोरा, इसके बारे में आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये तो चुनौती दे ही नहीं रहा है। चुनौती कौन सा दे रहा है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग व्हील चेयर वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं और यहां पर वो जीता है कंपटीशन और उसी से वो जा रहा है मंच पर अवार्ड लेने। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। एंड हमारा 120, और मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक्चुअली काफ़ी समय से मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा क्लासेस नहीं लेकर आ पा रही थी, बट अब थोड़ा बेटर हुआ है तो कंटिन्यू क्लासेस होंगी ही। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं आए वो नहीं आए, मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन है और मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि जल्दी से मैं रिकवर हो जाऊँ ताकि मैं प्रॉपर जो होता है ना लॉन्ग टाइम लंबी क्लासेस वो ले सकूँ। अभी बहुत ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। बाकी सही हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बट मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि 120 है, किसी गांव में भूमि को नापने, और ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत है, भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसे हम बोलते हैं लेखपाल या फिर पटवारी। और ये कई बार पूछा हुआ है। तो 120 का हो गया दूसरा। तो हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगी। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।